हेलो दोस्तों, यूपी एग्जाम वाला में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है, आशा है आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो यूपीएसआई 2023 की अगर हम बात करें या यूपी पुलिस की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि 2017 के बाद 2019 वैकेंसी, 2021 मतलब जिसको कहते हैं, और 2023 में फिर आपकी वैकेंसी आ चुकी है और एक जबरदस्त नंबर ऑफ वैकेंसीज आ रही हैं। टेंडर आपका जारी हो चुका है, यानी कि इतना क्लियर हो गया कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यानी कि वैकेंसीज बहुत जल्द जो है वो आपकी आ जाएंगी। गुड इवनिंग पीयू, और बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी गुड इवनिंग। तो जुड़ जाइए साथ पे। अगर हम बात करें यूपीएसआई 2023 के बारे में और इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर मैं आप तक पहुंचाऊं, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएसआई उत्तर प्रदेश की 2 स्टार परीक्षा है, अर्थात इससे आप दरोगा पद के लिए जो है वो भर्ती होते हैं। मतलब 2 परीक्षाएं होती हैं यूपी में पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा। एक होती है आपके कांस्टेबल पद पे, एक होती है आपके एसआई पद पे। कांस्टेबल पद पे भी अन्य अन्य परीक्षाएं हो जाती हैं आपकी। एसआई पद के लिए भी गोपनीय परीक्षाएं भी होती हैं, फिर एएसआई भी आता है। तो ये जो यूपीएसआई है, इससे आप 2 स्टार आपके कंधे पर लग जाते हैं, आपकी वर्दी पर 2 स्टार चमक जाते हैं। तो इसकी क्या जानकारी है, सारी जानकारियां मैं आप सभी के सामने जो है वो प्रस्तुत कर रहा हूं। 2021 के आधार पर 2021 में जो भी चीजें मांगी गई थी, जो भी चीजें दी गई थी, जो भी जानकारी विस्तृत तौर पर आप तक बताई गई थी, वो जानकारी मैं आप तक यहां पर पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं एक एक पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहले, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसके लिए जो आपकी वैकेंसी होती है, ये उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमांडर पीएससी की वैकेंसी होती है। ठीक है, और इसमें जो है आप भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष, अर्थात इसका अर्थ होता है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको ग्रेजुएशन चाहिए होता है। इसमें आपको इसमें क्या चाहिए होता है, इसमें आपको ग्रेजुएशन कंपलसरी होता है। आप ग्रेजुएट कैंडिडेट होने चाहिए, है ना। और इसमें अग्नि मिशन दिखते हैं, यानी कि जो फायरमैन की भी पोस्ट होते हैं उसके लिए भी सेम आपकी जो है वो चाहिए। ठीक है, एक चीज और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि यदि आप अपीयरिंग अभ्यर्थी हैं, मतलब अभी आप फाइनल ईयर में हैं, तो आप इसके लिए पात्र नहीं होते हैं। मतलब आप फाइनल ईयर कैंडिडेट इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। आपके पास जो भी आपकी ग्रेजुएशन डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए, चाहे आप बीए हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने जो भी किया है वो कंप्लीट उनको चाहिए होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें और एक्स्ट्रा जो क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या लगती है, अगर आपके पास है तो बढ़िया है, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। देखिए, एनसीसी के आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, इसमें एनसीसी अगर आपने कर रखा है तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, याद रखिएगा। फिर अगर हम बात करें एज की, मैंने क्या कहा, मैंने 2021 के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। तो 2021 में 1 जुलाई 2021 मांगी गई थी। अगर मैं अब की बात करूं तो हो सकता है वो क्या कर दे, वो कर दे 1 जुलाई 2023, ऐसा कर दे, है ना। अब क्या करेगा, 1 जुलाई 2023 करेगा। तो 21 वर्ष की आयु पूरी कर लियो और 28 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो, अर्थात ये हटा देता हूं, अर्थात 21 से 28 की आपकी एज जो है वो चाहिए होती है। लेकिन इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन है, इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन है वो आपका एज इट इज जैसा कि मिलता है वो कि आपको मिलेगा इस बार भी। ठीक है, सही है। तो ये वाली जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी जानकारियां हैं, अति आवश्यक जानकारियां हैं जो भी मैं आपको प्रदान कर रहा हूं। ध्यान से सुनते रहिए इन सभी चीजों को। फिर उसके बाद अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन कितना कितना मिलता है, तो देखिए, जो अनुसूचित जाति होती है उनका जो वर्टिकल में रिजर्वेशन है वो 5 वर्ष का है। अनुसूचित जनजातियों का भी 5 वर्ष का है। अन्य पिछड़ा वर्ग भी 5 वर्ष है। और आर्थिक रूप से कमजोर को यहाँ पर एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, लेकिन बाकी उनका जो प्रतिशत वितरण है वो 10% इसमें जो है वो कैटेगराइज किया गया है। अगर हम बात करें स्वतंत्रता सेनानी जो के आश्रित हैं, उन्हें आयु सीमा में कोई छूट नहीं मिलेगी, लेकिन जो भूतपूर्व सैनिक हैं
है ना, भूतपूर्व सैनिकों को 30 वर्ष की आपकी जो है वो आयु में छूट मिलती है। सही है। फिर अगर भर्ती की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका पेपर होता है, सबसे पहले आपका एक एग्जाम होता है जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा सबसे पहले, और एग्जाम के बाद सेकंड जो स्टेप आएगा वो आपकी फिजिकल, मतलब आपकी दौड़ और ये सारी चीजें। थर्ड प्रोसेस आपका मेडिकल, और फिर फोर्थ प्रोसेस आपकी ट्रेनिंग पर आपको भेज दिया जाता है। ठीक है। और इस प्रोसेस के बीच में एक प्रोसेस होता है जिसको कोर्ट की प्रक्रिया कहते हैं, वो यूपी में हर एग्जाम में अपने आप आ जाती है, वो हिडन होती है, वो छिपी हुई होती है, वो हर जगह आ जाती है बस। ठीक है। सिलेबस क्या है, तो सिलेबस आपका सामान्य हिंदी, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा और मानसिक अभिरुचि यानी कि रीजनिंग और मैथ्स। चारों सब्जेक्ट आपके 100 मार्क्स के होते हैं। 400 मार्क्स का टोटल आपका पेपर होता है जिसमें आपके 160 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपके 160 क्वेश्चन आते हैं। और ये 160 क्वेश्चन इसलिए आते हैं क्योंकि 40-40 क्वेश्चन आपके चारों सब्जेक्ट में बनते हैं। 40-40 क्वेश्चन जो है चारों सब्जेक्ट में आपके बनते हैं, इसीलिए जो है वो आपके 160 क्वेश्चन आते हैं। शुभम देखो, ये बात अभी क्लियर नहीं होगी कि ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, क्योंकि जब टेंडर प्रक्रिया आती है उसमें ऑफलाइन/ऑनलाइन लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। अब आपके ऑनलाइन, वैसे ऑनलाइन ही होगा, यूपीएसआई दोनों बार ऑनलाइन हुआ है। दूसरी चीज, इसमें 120 मिनट का आपको समय मिलता है, और तीसरी चीज इसमें नॉर्मलाइजेशन जो है वो आपका दिया जाता है ना। तो इक्यू परसेंटाइल मेथड से नॉर्मलाइजेशन जो है इसमें आपका मिलता है। सही है। और उसके अलावा काम की चीजें आपकी क्या है, लिखित परीक्षा होगी, ये सब तो वही चीजें, नॉर्मल सी बात है। फिर अगर हम बात करें आपकी हाइट, तो पुरुष के जो शारीरिक मापन, शारीरिक मानक है पुरुषों के लिए, तो आपकी ऊंचाई होनी चाहिए सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए 168 सेंटीमीटर, और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर। वहीं जो सीना है वो आपका सामान्य और अन्य पिछड़ी जातीय अनुसूचित जातियों के संबंध में न्यूनतम सीमा जो है वो 79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 84, और अनुसूचित जनजाति के लिए 77 और 82। ठीक है। महिलाओं की अगर बात करूं तो सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, जबकि अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। महिलाओं का वजन जरूरी होता है क्योंकि महिलाओं का वजन बहुत कम निकलता है, तो इन्होंने बोल रखा है कि 40 किलोग्राम से कम की महिलाएं नहीं चलेंगी, यानी कि आपका वजन जो है वो 40 किलोग्राम होना चाहिए, अगर नहीं है तो बढ़ा लीजिए। ठीक है। फिर उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा वही है कि 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में, है ना, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में। बाकी मैंने आपको सिलेबस बता दिया। आपका सिलेबस कुछ इस प्रकार है, सिलेबस देख लीजिए। हिंदी, हिंदी में आपको क्या क्या चाहिए होती है, तो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि एवं लेखन एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध, ये सारी चीजें जो हैं वो आपको हिंदी में पढ़नी होंगी। हिंदी के अलावा फिर ये आपका मूल विधि का सिलेबस है, इन सबके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काम आएंगे अभी आगे भविष्य में। फिर उसके बाद संख्यात्मक योग्यता का स्क्रीनशॉट, रीजनिंग, फिर ये आपकी रीजनिंग आ गई। और दोस्तों देखिए, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी एक बात आती है वो क्या आती है कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी कैसे करें। सबसे बड़ी बात आती है नए स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं और वो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो वो क्या करें। नए स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहली बार में आप कम से कम एक बार तो क्या करिए, कंप्लीट सिलेबस को पढ़िए। एक बार तो कंप्लीट आप क्या करिए, आप कंप्लीट थ्योरी वाइज स्टडी करिए। एक बार तो कम से कम आपको थ्योरी वाइज पढ़ना ही चाहिए। आप चाहे ऑफलाइन पढ़िए या ऑनलाइन कोर्स लेके पढ़िए, कोई भी पढ़िए, लेकिन एक बार कंप्लीट थ्योरी वाइज आप चीज़ों को कवर करिए। दूसरी बात, उसके बाद जब आप थ्योरी वाइज पढ़ लेंगे तब आप प्रैक्टिस को अपनाइए और तब आप मॉक टेस्ट अपनाइए। प्रैक्टिस अपनाइए तब आप मॉक टेस्ट अपनाइए। बिना थ्योरी पढ़े आप प्रैक्टिस या मॉक टेस्ट लगाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा।
ठीक है। आपके लिए क्लासेस हमने भी दे रखी हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लासेस चलती हैं, है ना। यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री क्लासेस आपकी दे रखी हैं, आप सभी जानते भी होंगे यूट्यूब फ्री क्लासेस के बारे में। तो यूट्यूब फ्री क्लासेस आपको दे भी रखी है हमने, शाम को चलती है आपकी 4 बजे से शुरुआत होती है, ठीक है। शाम 4 बजे आपकी स्टैटिक की क्लास होती है, देशराज सर आपको स्टैटिक जीके पढ़ाते हैं। फिर शाम 5 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है, विक्रांत चौधरी सर आपको हिंदी कराते हैं। फिर उसके बाद शाम 6 बजे आपके जीके जीएस अभी चल भी रही होगी, अब मेरे सेशन के बाद आप वहीं पहुंचेगा, जीके जीएस की क्लास होती है। 7 बजे मैं स्वयं आपको रीजनिंग करा रहा हूँ, ठीक है, स्वयं मैं आपको यहाँ पर रीजनिंग करा रहा हूँ भाई साहब। कितने बजे? शाम 7 बजे। तो 7 बजे रीजनिंग की क्लास होती है। 8 बजे जो है वो आपको यहाँ पर मैथ्स की क्लास चलती है, तो 8 बजे आप लोग मैथ्स पढ़ सकते हैं सजाउद्दीन खान सर के साथ। और 9 बजे आपके यहाँ पर यूपी जीके की क्लास होती है, तो 9 बजे जो है वो आप यूपी जीके की क्लास आवश्यक तौर पर जो है वो लीजिए। चलिए, तो ये सारी जानकारियां आप तक पहुंचानी थी, है ना। उम्मीद है, आशा है सेशन आपको समझ आया होगा। और बाकी जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो एक बार क्लास के बाद ऑफलाइन कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि सर हम यूपीएसआई की तैयारी पहली बार करना चाहते हैं, हम किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। आपके जो भी मन में डाउट्स हो आप वो बताइए, हम आपके डाउट्स को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, तो सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।